तो सभी 9 टीम की बात करने के बाद आज हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स की पूरी स्क्वाड को हम रेटिंग देने वाले हैं और वो सेम ही पैरामीटर्स रहेंगे जो बाकी 9 टीम को हमने रेट किया। जो पैरामीटर पे किया वही सेम पैरामीटर पे हम दिल्ली को भी रेट करेंगे। देखो, हमें अभी ऑलमोस्ट सभी टीम का पता हो चुका है कि कौन सी टीम की कहां पे स्ट्रेंथ है, कहां पे वीकनेस है और कौन सी टीम कहां पॉइंट्स टेबल पे दिख सकती है इस साल। ठीक है, तो अभी दिल्ली की भी बात कर लेते हैं जिससे कि हमें सभी टीम्स का पता चल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, पूरा वीडियो देखो लॉजिकल रहने वाला है। तो वीडियो की हम शुरुआत करेंगे प्लेइंग 11 से, क्योंकि प्लेइंग 11 से ही हमें पता चलेगा कि कौन कहां पे हम उस हिसाब से रेट कर पाएंगे। तो प्लेइंग 11 की हम शुरुआत करें तो सबसे पहले जो 2 ओपन करेंगे, एक तो केएल राहुल पक्के ही है, उनका साथ देंगे ओपनिंग पैर में डकेट। बेन डकेट को ही ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। वैसे देखा जाए उनके पास बैकअप ऑप्शंस काफी है, प्रथम निशांका है, पृथ्वी शॉ है और भी ऑप्शंस है, बट डकेट को इसी कारण से क्योंकि डकेट को एज अ फायर पावर लेकर आई है टीम। हालांकि निशांका का भी अभी रिसेंटली काफी अच्छा फॉर्म रहा है, T20 में अच्छा किया है, पर डकेट एक एक्स फैक्टर लेकर आ जाते हैं कि अगर कुछ मैच में चल गए ना, वो 20-25 गेंद में भी 55-50 रन मार देते हैं। ठीक है, तो वैसी काबिलियत रखते हैं। और दिल्ली का अगर ग्राउंड हुआ और विशाखापट्टनम का भी हुआ तो भाई बैटिंग फ्रेंडली वहां पे पिच होगी, वहां पे बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकता है डकेट। इसलिए मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी डकेट की लग रही है। 1 डाउन अभिषेक पोरल आएगा। 2 डाउन जो अभिषेक पोरल की जगह वैसे नीतीश राणा भी खेल सकता है। नीतीश राणा का रिसेंट फॉर्म काफी बढ़िया है, पर लास्ट आईपीएल देखोगे 1-2 पारी अच्छी आई थी, एक 81 के आसपास की थी, एक दूसरी 50 रन के आसपास की थी। बाकी सभी मैच में कॉलैप्स ही हुआ था, फ्लॉप ही रहा था। ठीक है, बट इस साल डोमेस्टिक में काफी अच्छे रन्स बनाए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देख लो, हालांकि अभिषेक पोरल ने भी बनाए, बट अभिषेक पोरल की थोड़ी स्ट्राइक रेट की इश्यू है। ठीक है, उस स्ट्राइक रेट पे रन्स नहीं आ रहे हैं। लास्ट ईयर से देखोगे तो आईपीएल में भी नहीं आए, आईपीएल में भी कुछ 135 की स्ट्राइक रेट थी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी जो स्ट्राइक रेट चाहिए उस लेवल पे अच्छी स्ट्राइक रेट पे रन नहीं आ रहे पोरल के। तो हो सकता है नीतीश राणा कोई प्रीफर करा जाए 1 डाउन, बट दोनों में से कोई एक खेलेगा। फिर 4 नंबर पे स्टब्स खेलेगा, 5 नंबर पे अक्षर पटेल, 6 नंबर पे डेविड मिलर। देखो, डेविड मिलर की जगह अगर डेविड मिलर देखो पिछले साल देख लो, पिछले 2 साल से देख लो, कुछ खास रन नहीं आ रहे, बट अभी इंटरनेशनल में कुछ कुछ रन बना रहे हैं और अभी ऐसे T20 में भी आई थिंक रन बनाए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा सकती है। बाद में ऐसा हो सकता है कि समय रिजवी को भी ट्राई करा जाए, क्योंकि इनके पास लोअर ऑर्डर में और मिडिल ऑर्डर में काफी इंडियन अच्छे बैट्समैन हैं, बैकअप में बहुत है। ठीक है, किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए डेविड मिलर। 7वें नंबर पे आशुतोष शर्मा, 8वें नंबर पे विपराज निगम, 9वें नंबर पे कुलदीप यादव, 10वें नंबर पे मिचेल स्टार्क, 11वें नंबर पे आकिब नबीधर। देखो, आकिब थोड़ा ऊपर भी बल्लेबाजी करने आ सकता है, मतलब भले मैंने 11वें नंबर पे लिखा है पर वो 9वें नंबर पे बैट करने आ सकता है। बैटिंग वो जानता है, ओडीआई में अभी भी शतक मारकर भी आ रहा है। सैयद मुश्ताक विजय हजारे ट्रॉफी में अभी शतक मारकर आ रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत बैट जानता है, तो उसको 9वें नंबर पे प्रमोट किया जा सकता है। कुलदीप थोड़ा उससे नीचे आएगा। 12वें नंबर पे टी नटराजन एज अ इंपैक्ट प्लेयर रहेगा। तो अभी हम रेटिंग की शुरुआत करते हैं। पहले बैट्समैन से बात करें तो पहले टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करते हैं। तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन देखोगे तो केएल राहुल, डकेट और अभिषेक पोरल आते हैं। और ये तीनों की अगर हम बात करें ना, देखो डकेट रन्स बनाता है, अच्छी हिटिंग करता है, बट कंसिस्टेंट इतना नहीं है। 3-4 मैच में मुश्किल से एक आध अच्छी पारी आए, बाकी 3 मैच में फ्लॉप हो, ऐसी कंसिस्टेंसी है उसकी। ठीक है, तो कंसिस्टेंट नहीं है, एक दिक्कत है उसकी। केएल राहुल की बात करूं, केएल राहुल और अभिषेक पोरल दोनों देखोगे, दोनों कंसिस्टेंट अच्छे प्लेयर है, लंबा खेलने वाले भी प्लेयर है, पर दोनों की स्ट्राइक रेट का इश्यू है। दोनों की स्ट्राइक रेट जो लेवल पे चाहिए उस लेवल पे नहीं आती है। केएल राहुल की कुछ कुछ मैच में आ जाती है, वैसे केएल राहुल कुछ मैच में 160-170 की बल्लेबाजी भी स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी कर लेता है और कुछ मैच में 125-130 के भी रहता है। ज्यादातर लो स्ट्राइक रेट पे रहता है केएल राहुल भी। ठीक है, तो इसी कारण से मैं अभी 5 में से 4 रेट कर रहा हूं, क्योंकि दिक्कतें है टॉप ऑर्डर में। ऐसा जो हमें चाहिए कि प्रॉपर बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, वैसा नहीं है, क्योंकि इनसे भी बढ़िया बाकी टीम्स के पास है, जहां पे हमने 5 में से 5 दिए हैं जो टॉप ऑर्डर पे। ठीक है, तो अभी दिल्ली की टॉप ऑर्डर देखोगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, तो इसी कारण से 5 में से 4 रेटिंग बनती है। मिडिल ओवर्स में देखोगे, मिडिल ओवर्स बैट्समैन में देखोगे तो यहां पे स्टब्स आ जाता है, अक्षर पटेल आता है और मिलर आता है। वैसे देखा जाए तो तीनों के तीनों बवाल पीक है, बट दिक्कतें हैं।
क्या दिक्कत है? स्टब्स का बल्ला पिछले साल चला ही नहीं है। आईपीएल में देखोगे तो आईपीएल में भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस ही चला है, बट आईपीएल में फिर भी ठीक है। बट आईपीएल के बाद इंटरनेशनल देख लो, लीग देख लो, वहां पे रन्स नहीं आए हैं। ऐसे टी20 में बिल्कुल भी रन्स नहीं है। अगर आप देख लोगे मुश्किल से 1-2 पारी में 30-40 रन बनाए, वो भी जो स्ट्राइक रेट चाहिए उस स्ट्राइक रेट पे नहीं आए हैं रन। हालांकि मैं मानता हूं स्टब्स ने पिछली दोनों आईपीएल में बढ़िया किया है, अच्छी खासी एवरेज प्लस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी है, कुछ कुछ मैचेस भी जीता कर दी है। तो स्टब्स पीक एक अच्छा मैच विनर है, पर रिसेंट फॉर्म पिछले आईपीएल के बाद का देखोगे बिल्कुल भी उस लेवल का नहीं आया है। रन्स कोई बड़ी पारी आई नहीं है उसके बाद, ठीक है, मोस्टली फ्लॉप हुआ है। और दूसरी बात है अक्षर पटेल की। देखो अक्षर पटेल ने अपनी बैटिंग काफी इंप्रूव करी है और एक मिडल ओवर बैट्समैन के तौर पर बहुत ज्यादा अच्छी इंप्रूव करी है। अच्छी स्ट्राइक रेट भी मार देता है। अभी टिक्कर बल्लेबाजी करने तो टिक्कर भी कर सकता है, हिटिंग करिए तो हिटिंग भी कर सकता है, ठीक है। बाकी मिलर की बात करी जाए, देखो डेविड मिलर एक मैच विनर प्लेयर है, ठीक है, बट कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लास्ट ईयर आईपीएल बहुत ही खराब था, उससे पहले भी 1-2 आईपीएल देख लोगे उठाकर तो पारी आई थी अच्छी, पर गिनकर 14 मैच में से 2-3 अच्छी पारी आई थी, बाकी सब मैच में फ्लॉप, ठीक है। तो ऐसा ही चला है मिलर के साथ। तो मिलर की कंसिस्टेंसी नहीं है अच्छी, स्टब्स की भी अच्छी नहीं है। और अक्षर पटेल का देखो कि अक्षर पटेल एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज बन चुका है, तो यहां पे मिडल ओवर्स में दिल्ली फंस सकती है। अक्षर पटेल कितना भी कह लो प्रॉपर बैट्समैन तो नहीं है, बट काफी इंप्रूव करा है, काफी अच्छी बैटिंग कर लेता है। लास्ट ईयर भी देखोगे और अभी पिछली 2 साल से अक्षर पटेल की बैटिंग देख लो, फिनोमिनल है, ठीक है। बट मिलर और स्टब्स वहां पे दिक्कतें आने वाली है दिल्ली को, बस इसी कारण से 5 में से 3.5 रेटिंग मिलती है। अगर ये दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में निकले, वैसे टी20 वर्ल्ड कप है तो हमें पता चल ही जाएगा कि इंडियन पिचेस पे कैसा हो रहा है, ठीक है, और कैसे खेल पा रहे हैं। तो अगर बहुत अच्छे टच में निकले तो ये 5 में से 4.5 भी हो सकता है, क्योंकि प्लेयर्स अच्छे हैं बट फॉर्म अच्छा नहीं है, बस इसी कारण से 3.5 रेटिंग मिलती है। बाकी तो 4.5 भी हो सकता है, प्लेयर्स सच में बहुत अच्छे हैं। फिनिशिंग में देखोगे तो फिनिशिंग में आशुतोष शर्मा और विपराज निगम रहेंगे, जिन्होंने इन दोनों की बात करूं ना, इन दोनों ने नीचे से मैचेस जितवा कर दी है। दिल्ली को भी देख लो, आशुतोष से पंजाब से भी देख लो, अच्छा सपोर्ट किया था। पंजाब से देखोगे शशांक सिंह का अच्छा सपोर्ट किया था और ऐसे मैचेस जितवाई है, मतलब 100 सवा 100 रन बाकी थे और शशांक और इससे मिलकर जिताए हो। लास्ट ईयर दिल्ली से भी आशुतोष ने बढ़िया किया, विपराज निगम ने भी मैचेस जिताई है, ठीक है, अच्छा किया है। विपराज निगम का रिसेंट फॉर्म थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी देखोगे रन्स नहीं आए हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत वही दिक्कत है, बट आईपीएल लेवल पे बहुत बढ़िया किया है और ओवरऑल फिनिशर देखोगे काफी अच्छे है। तो इसी कारण से 5 में से 4.5 रेटिंग बनती है। 4.5 इसी कारण से देखो दोनों ने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करी है पिछले साल, और आशुतोष का तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, दोनों साल अच्छा किया है, ठीक है, तो इसीलिए 4.5 रेटिंग बनती है। बहुत अच्छे फिनिशर है, इसीलिए ओवरऑल टोटल जो बनता है वो 15 में से बैटिंग में 12 का बनता है, जो काफी अच्छा है, बुरा नहीं है। बाकी टीम्स देखोगे आरसीबी का भी 12 था और किसका था, मुंबई का भी शायद 12 ही था, और याद नहीं आ रही काफी टीम्स तो, बट इन सभी का 12, लखनऊ का भी 12 था। मतलब अच्छे लेवल की टक्कर की बैटिंग दिल्ली की भी है, ये एक बात ध्यान में रखना। अभी हम बॉलर्स की बात करें, देखो बॉलर्स में पहले पावर प्ले के बॉलर्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आएगा मिचेल स्टार्क, जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है बंदा, विकेट टेकिंग प्लेयर और बड़े मैच का प्लेयर है। साथ साथ आकिब नबी है और नटराजन कुछ 1-8 ओवर करा सकते हैं, गिनकर 1-8 ओवर, ज्यादा नहीं कराएंगे। तो ये पावर प्ले की बॉलिंग अटैक देखोगे ना काफी बढ़िया है। देखो मिचेल स्टार्क है ये एक तगड़ा बॉलर। उसका लास्ट ईयर क्या हो रहा था पता है, लास्ट ईयर सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही थी, मैंने जैसे ही मेगा ऑक्शन खत्म हुआ था मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि मिचेल स्टार्क का इन्होंने अच्छा पार्टनर ही नहीं लिया है, उनके पास कोई पार्टनर नहीं है मिचेल स्टार्क का, ठीक है, जो अच्छे से बॉल डाल सके और वहां पे विकेट शुरुआत में निकाल सके। लास्ट ईयर होता क्या था, मिचेल स्टार्क एक साइड पे अच्छी बॉल करता था, पर दूसरी साइड पे रन्स लीक होते थे, उतनी विकेट जो चाहिए थी, उतना प्रेशर बिल्ड होना चाहिए था, वो बिल्ड नहीं हो पा रहा था। बट अभी एक अच्छा इंडियन ऑप्शन आकिब नबी के तरफ पर आ गया उनके पास। आकिब नबी देखो डोमेस्टिक क्रिकेट ही ज्यादातर लेवल पे खेला है, पर बहुत एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का, काफी सालों से वो खेल रहा है, ठीक है, और अभी रिसेंटली इकोनॉमिकल भी रहा है, विकेट टेकिंग भी रहा है, और गेंद भी अच्छी खासी शुरू में हरकत होती है उसकी, ठीक है। तो दोनों मुझे काफी बढ़िया लग रहा है, अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। और नटराजन भी देखो कि नटराजन वैसे डेथ का ज्यादा अच्छा बॉलर है, बट 1-8 ओवर शुरू में करा सकता है भाई, अच्छी बॉलिंग है। 5 में से पावर प्ले की देखोगे 4.5 रेटिंग बनती है। मिडिल ओवर्स की बात करें, मिडिल ओवर्स में थोड़ी सी वैसे देखा जाए तो इंडिया के टॉप बॉलर्स है
अक्षर पटेल, कुलदीप यादव इंडिया के मेन 2 स्पिनर है बीच में। फिर विपराज निगम है, टी नटराजन है। टी नटराजन की भी एक आधी ओवर आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। अगर पावर प्ले में एक भी नहीं आई, मान का चलो काफी बार ये होगा कि एक स्पिनर को पावर प्ले में करवा दी ओवर, अक्षर ने करवा दी या फिर कुलदीप ने करवा दी एक आध ओवर, ठीक है। तो हो सकता है फिर नटराजन के बीच में 2 ओवर आ जाए, और 2 ओवर डेथ में, नटराजन की 2 ओवर डेथ में तो फिक्स रहेगी, ठीक है। तो मिडिल ओवर्स में देखोगे तो मिडिल ओवर्स में अभी भी रन्स लीक हो सकते हैं, भले ही इंडिया के मेन बॉलर्स हो। पर आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं। अक्षर पटेल लास्ट ईयर भी 8 या 9 की इकोनॉमी से पीटे थे आईपीएल में। और कुलदीप यादव की बात करो, कुलदीप यादव ने अच्छा किया था, पर रिसेंटली देखोगे तो गंदी मार पड़ी है। ओडीआई क्रिकेट में न्यूजीलैंड से भी देख लो और T20 में भी देख लो, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस चाहिए उस हिसाब से नहीं आ पा रही है। रन्स लीक हो रहे हैं कुलदीप से, विकेट नहीं मिल पा रही है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें कुलदीप के साथ चल रही है। मैं मानता हूं माइंड ब्लोइंग दोनों के दोनों बॉलर्स है और इंडिया के प्राइम बॉलर्स में से एक है, बट अभी रिसेंट फॉर्म इतना कुछ खास अच्छा नहीं है। रन्स लीक हो सकते हैं बीच के ओवर्स में। अगर इन दोनों को ठीक भी गिन लो तो विपराज निगम से भी 2 से 3 ओवर 2 ओवर जितनी करवाई जा सकती है, 1 से 2, ठीक है। और विपराज निगम भी काफी रन लीक करता है। लास्ट ईयर भी देखोगे तो 9 की 10 की इकोनॉमी से वो भी पीटा है। और डोमेस्टिक में भी देखोगे, शहीद मुश्ताक ट्रॉफी देख लो और विजय हजारे भी देख लो, उस हिसाब से रन्स और विकेट्स विपराज निगम को भी नहीं मिल पा रहे, ठीक है। तो बीच में रन्स लीक होने के अच्छे खासे चांसेस है। तो 5 में से 3.5 रेटिंग बनती है, ज्यादा नहीं बनती। और ज्यादातर अभी पिचेस देखोगे, ज्यादातर पिचेस, और दिल्ली के होम ग्राउंड की बात करें तो वहां पे तो स्पिनर को मदद ही नहीं है, इतनी बहुत ही कम मदद मिलती है। एक आध बार ऐसी कोई पिच आ जाए मुश्किल से जो थोड़ी स्लो हो, तभी मदद मिलती है, बाकी मदद नहीं मिलती। बल्लेबाजों को ही मदद होती है। डीवाई पाटिल ले लो, विशाखापट्टनम ले लो, ठीक है, वहां पे रन्स लीक होने के बहुत अच्छे आसार रहेंगे, इसलिए 5 में से 3.5 रेटिंग बनती है। डेथ में देखोगे, डेथ बॉलर्स एज अ डेथ बॉलर टी नटराजन की 2 ओवर फिक्स है। मिचेल स्टार्क की भी 1 से 2 ओवर आ सकती है। अगर ऊपर 3 करवाइए तो नीचे 1, मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर 2 ऊपर करवाए तो नीचे 2 करा सकता है, ठीक है। बाकी ओवर्स आकिब की बचेगी। तो यहां पे देखोगे तो टी नटराजन रिसेंटली लास्ट ईयर कुछ खास अच्छा खेला नहीं है। इंजरी कंसर्न भी रहता है कि खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, दिक्कतें उसके साथ रहती है, ठीक है। अगर टी नटराजन अच्छे फिट हो और खेले, अच्छी यॉर्कर डालता है बंदा, बट लास्ट ईयर देखोगे उससे पहले भी थोड़ा बहुत देख लो, रन्स थोड़ी बहुत लीक हुए हैं। बाकी मिचेल स्टार्क जितना अच्छा शुरुआती ओवर्स में है उतना अच्छा डेथ की बॉलर्स में नहीं है। डेथ ओवर्स में देखोगे रन्स लीक होते हैं, मिचेल स्टार्क से भी अच्छे खासे होते हैं। और उसका साथ साथ देखोगे आकिब नबी का भी शुरू में बहुत अच्छा बॉलर है, शुरू में इसकी अच्छी गेंद पर प्रॉपर अच्छी हरकत होती है, डेथ में उस हिसाब से नहीं है। तो इसी कारण से 5 में से 4 रेटिंग बनती है। और ओवरऑल देखोगे बॉलिंग भी इनकी 15 में से 12 रेटिंग के साथ है, जो काफी अच्छी है। 12 रेटिंग, बाकी बॉलर्स बाकी टीम्स में भी देखोगे, मुंबई की 12.5 थी, मुंबई की एक 12.5 की रेटिंग थी। बाकी सबकी जो अच्छी जिनकी बॉलिंग है, आरसीबी की आई थिंक 12 ही थी, 12 नहीं ऐसी 11.5 12 थी। तो बाकी टीम से देखोगे तो 3-4 ही टीम ऐसी है कि जो जिसकी बॉलिंग की रेटिंग 12 जितनी हो, तो काफी बढ़िया है, कुछ खराब नहीं है। और ये अभी भी इंप्रूव हो सकता है। अगर थोड़ी स्पिन फ्रेंडली पिच हुई तो इनके स्पिनर खूंखार है, मतलब वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर है, वर्ल्ड नहीं तो इंडिया के बेस्ट तो आप कह ही सकते हो। बैकअप प्लेयर्स की रेटिंग देखते हैं। तो बैकअप प्लेयर्स में उनके ओपनिंग में बैकअप देखोगे तो निशांका है, पृथ्वी शॉ है, मिडिल ओवर्स में भी करुण नायर है, नीतीश राणा है, शायद साथ ही साथ साहिल परीख भी है। और पेसर्स में देखोगे तो मिचेल स्टार्क के रिप्लेसमेंट के तौर पर चमीरा है, काइल जेमिसन भी है जो रिसेंटली अच्छा किया है, इंडियन पिचेस पे काफी बढ़िया किया है और लंबी चौड़ी हाइट है भाई, अच्छा कर सकता है। काइल जेमिसन भी है एज अ मिचेल स्टार्क का आप रिप्लेसमेंट समझ लो। लुंगे एंगिडी भी है। और ये चाहे तो 2-2 पेसर को भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है, 2-2 ओवरसीज पेसर को भी ये अफोर्ड कर सकती है। मिलर को हटा दे, मिलर की जगह यहाँ पे समीर रिजवी भी खेल सकता है, समीर रिजवी भी है, ठीक है। उसको तो मैंने लिखा ही नहीं, मतलब मैं रह गया, बट समीर रिजवी मैंने एक्चुअली पहले प्लेइंग 11 में लिखा था, फिर काटा, तो फिर मैंने बैकअप प्लेयर्स पर लिखना रह गया। बट समीर रिजवी भी है जो नीचे से अच्छा कर सकता है। लास्ट ईयर बहुत अच्छा कराया यार बंदे ने, समीर रिजवी ने अच्छा कराया, जब मौका मिला है अच्छी पारी खेली है रिजवी ने, तो वो भी है। तो 2-2 फॉरेन ओवरसीज बॉलर्स को भी वो चाहे तो खिला सकती है। मानकर चलो कि एक साइड पे मिचेल स्टार्क हो और दूसरी साइड पे काइल जेमिसन या फिर लुंगे एंगिडी, थोड़े अलग टाइप का बॉलर, स्लोवर वन अच्छी डालता है, बीच के ओवर्स में काफी अच्छे रन बचा सकता है और अच्छी बॉल कराता है, तो उसको भी खिला सकती है, ठीक है। पर दिक्कत है एक, जो स्पिनर के जो बैकअप चाहिए वो नहीं है।
वो 3 स्पिनर को तो खिलाएंगे प्लेइंग 11 में, पर बैकअप में देखोगे तो कोई खास अच्छा स्पिनर कोई नामी हो डोमेस्टिक क्रिकेट में वैसा नहीं है। त्रिपुराना विजय है बट उस लेवल पे प्रूवन नहीं है, ठीक है, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी रेटिंग जो बनती है इसी कारण से स्पिन बैकअप ना होने की वजह से उनको 5 में से 4 रेटिंग यहाँ पे बनती है। एक्सपीरियंस प्लेयर की फिर रेटिंग देखें तो एक्सपीरियंस प्लेयर यहाँ पे देखोगे तो कम है, काफी यंगस्टर इनमें ज्यादा है, जैसे कि केएल राहुल एक्सपीरियंस है, डकेट एक्सपीरियंस प्लेयर है, अक्षर हो गया, डेविड मिलर हो गया, कुलदीप यादव हो गया और मिचेल स्टार्क, यही कुछ है जो एक्सपीरियंस है। गिने चुने 6-7 प्लेयर समझ लो, बाकी सारे यंगस्टर इनकी टीम में ज्यादा है, तो थोड़ी दिक्कतें रहती है। यंगस्टर वैसे अच्छी बात है, यंगस्टर भी अच्छा करते हैं, उस लेवल की बात नहीं कर रहा, पर बड़ी मैचेस में एक्सपीरियंस प्लेयर काफी काम में आते हैं। और पिच में ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो वो इफेक्ट करता है, फील्डिंग में भी इंपैक्ट डालता है, बॉलिंग में भी, और सब तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 में से रेटिंग बनती है वो 3.5 की रेटिंग बनती है। फिर टीम मैनेजमेंट, कप्तान की बात करें और ओनर्स की भी बात कर ले साथ साथ, तो ओवरऑल यहाँ पे जो दिक्कत है, टीम मैनेजमेंट ठीक है, मुनाफ पटेल भी एज अ बॉलिंग कोच है, ठीक है, और ठीक है बॉलिंग कोचिंग स्टाफ देखोगे तो ठीक ठाक है। कप्तान देखोगे तो अक्षर पटेल एज अ प्लेयर काफी एक्सपीरियंस है, पर एज अ कप्तान इतना एक्सपीरियंस नहीं है बड़े लेवल्स पे खासकर, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा देखोगे, और टीम के ओनर्स का भी देख लो, थोड़ा बहुत इंटरफियरेंस रहता है प्लेइंग में, क्योंकि वैसे भी 2-2 ओनर्स है, तो कभी ऐसा कुछ उनमें है कि पहले 3 साल कुछ इनके चलेगा, 3 साल फिर इनका चलेगा, ये सब होता है। 2-2 उनके ओनर्स है, दोनों की 50-50 इक्विटी है, तो वहां पे थोड़ा इंटरफियरेशन बढ़ जाता है, ये एक थोड़ी सी दिक्कत है। और मैनेजमेंट को भी देखोगे, ट्रॉफी जीतने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसीलिए 5 में से 3 ही रेटिंग यहाँ पे बनती है। होम ग्राउंड कंडीशंस की रेटिंग की बात करें तो होम ग्राउंड देखोगे, पहले तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है उनके 2-2 होम ग्राउंड है, विशाखापट्टनम भी है और अरुण जेटली दिल्ली का भी है, ठीक है। तो वहां पे दिक्कत ये आती है, देखो कोई एक अगर आपका होम ग्राउंड हो तो काफी इफेक्टिव इसीलिए अच्छा रहता है कि आप उस हिसाब से पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, उस हिसाब से अपनी टीम भी बिल्ड कर सकते हो। 2-2 आपका रहेगा, किसी में 3 मैच खेलोगे, किसी में 4 मैच खेलोगे, और वहां पे भी कंडीशंस थोड़ी बहुत डिफरेंस रहती है, सिमिलर कंडीशंस मिलना मुश्किल होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है, अरुण जेटली में भी रन्स के लिए काफी अच्छी पिच है, मतलब बल्लेबाजों को फेवर करे ऐसे पिच है, जैसे लाइक समझ लो चिन्ना स्वामी जैसा, तो चिन्ना स्वामी पे भी आरसीबी का कंट्रोल अभी तक नहीं हो पाया है। 17-18 साल से देख लो, चिन्ना स्वामी पे आरसीबी जो कंट्रोल लाना चाहती है 1 साल भी नहीं ला पाई है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है। आप देखो दिल्ली की, अभी लास्ट ईयर देख लो, कम रन बनाए वो डिफेंड नहीं कर पाए, ज्यादा रन बनाए वो भी चेस करवा दिया, तो ऐसी बातें रहती है होम ग्राउंड पे उनके। तो इसी कारण से होम ग्राउंड पे जो चाहिए, अच्छी बात है, टोटल 6 मैचेस उनके होम ग्राउंड में लास्ट ईयर हुई थी, एक मैच रद्द हुई थी, तो 6 में से सिर्फ 2 ही जीत पाई है, ठीक है। तो होम ग्राउंड को जितना वो फायदा उठाना चाहिए वो उठा नहीं पा रही है दिल्ली, ठीक है। और होम ग्राउंड पे भी ऑडियंस भी देखोगे तो बाकी टीम्स की ज्यादा आती है, वैसे आरसीबी चली जाए, दिल्ली, चेन्नई चली जाए, मुंबई चली जाए, और गुजरात भी थोड़ा बहुत देख लो, पर दिल्ली में बाकी टीम्स का वो ज्यादा हो जाता है डोमिनेशन। जैसे समझ लो चेन्नई चली गई, आरसीबी चली गई, जैसे बड़ी टीम जाती है तो वहां पे उनके सपोर्टर्स बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू दिल्ली के, ठीक है। तो होम ग्राउंड से जितना सपोर्ट मिलना चाहिए फैन से भी और ग्राउंड से खासकर, वो नहीं मिल पाएगा और नहीं है। तो इसी कारण से 5 में से 3.5 रेटिंग यहाँ पे बनती है। और ओवरऑल रेटिंग देखोगे 50 में से 38 है, जो बुरी नहीं है। बाकी टीम्स में देखोगे तो 2 ही 40 प्लस थी, एक गुजरात थी, एक मुंबई थी, जिनके 40 प्लस रेटिंग है। बाकी टीम 38, 39, 39.5 ऐसे ही पॉइंट्स पे है, और कुछ कुछ है जो 34 पे भी है, कुछ 37 पे भी है, इनसे भी कम है, ठीक है। पर दिल्ली इतनी बुरी हालत में नहीं है। उनके जो फैक्टर जो गलत जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट देख लो, उनके वेन्यूज देख लो, वही थोड़ा बहुत अप डाउन है। बाकी उनकी टीम एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जो टॉप 4 के लिए लड़ सकती है, ठीक है। और टॉप 4 में दिल्ली दिख भी सकती है, बट दिक्कतें बस थोड़ी बहुत वही है, उनके प्लेयर्स को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और कप्तान को भी कप्तानी अच्छी करनी पड़ेगी, एक अच्छा माहौल सेट करके रखना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली की लास्ट ईयर भी टीम अच्छी ही थी, वो पहले टॉप 4 के रेस में भी थी, आई थिंक पहले फेज में वो फर्स्ट रैंक पे थी, फर्स्ट नहीं पर टॉप 4 में ही थी, फिर सेकंड फेज में वो हट गई थी, ठीक है। तो बस वही बात है कि कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक फेज अच्छा किया, दूसरे फेज में आप कॉलेप्स हो गए तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपकी राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, लाइक कर देना भाई वीडियो को, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में।